जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के हिंदी बी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि 2026 में जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विथ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मॉडल पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे भिड़ते हैं, और ये आपका नया वाला मॉडल पेपर है 2025-26 में जो जारी हुआ था उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमारे एक दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे तो आप लोगों के पास एक पैसेज मिला था। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना था। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए, सबसे पहला सवाल में बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार भारत को कृषि प्रधान देश कहने का प्रमुख कारण क्या है। तो अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है और कृषि पर निर्भर है, यही कारण से जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। देखिए, कहा गया हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई। तो हरित क्रांति के बाद जो भारत की स्थिति हुई वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए, कहा गया है कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन का सही तात्पर्य क्या है। तो कृषि से जुड़े उद्योग उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार भारत कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि कब प्राप्त कर सकता है। तो ये प्राप्त करेगा कब, जब खाद्यान्न और आयात बढ़ जाएंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसमें आने से पहले क्या होगा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो भी कुछ दिया गया है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो रोककर आप आसानी से पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, एक बार रोक करके ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। कहा गया है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो है हवा खुश मिजाज और जीवन थी, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि पद्यांश के अनुसार पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए से आपका क्या अभिप्राय है। राइट आंसर हो जाएगा पेड़ धीरे धीरे झुककर मौसम का स्वागत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के किसकी तुलना की गई है। तो मेघ को शहर के पाहुनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। किसानों को पाहुनों से, नहीं सॉरी ये तो ऑप्शन है। बरस बाद सुधी लिन्ही में कौन सी भावना व्यक्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा उत्सुकता और प्रसन्नता की भावना व्यक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पद है। आपको यहाँ पे अवयव पद पहचानना है, तो ये हो जाएगा आपका परंतु। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। कौन नहीं है वो पहचानना है। तो देखिए वसुधा, वसुंधरा, भूमि ये सब है, नलिन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि वाह शब्द किस प्रकार का है। अब ये जो वाह शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो विस्मय बोधक शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक शब्द में जो संधि है वो गुण संधि है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हर्ष का विलोम क्या होगा। अब ये जो हर्ष है इसका विलोम हो जाएगा आपका दुख। ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य या फिर संघर्ष करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है गृहपाठ शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गृहपाठ शब्द जो है वो तत्पुरुष समास का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। इसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को भी ध्यान से पढ़ना था और उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा गया है कि हेडमास्टर साहब के कमरे के दरवाजे पर हमेशा क्या लटका रहता था। तो क्या, तो चिक। क्या लटका रहता था, चिक लटका हुआ रहता था, यानी चेक होगा। ठीक है, चिक लिख दिया है। प्रेयर यानी कि प्रार्थना के समय मास्टर जी प्रीतम चंद पीटी क्या देखते थे। लड़कों की कतारों में खड़े होने की जो स्थिति होती थी वो कैसे खड़े हैं वो देखा करते थे। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, पावर सेतु थी पर्वत प्रदेश, इसको पढ़िए ध्यान से। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है कि मेघलाकर पर्वत का अर्थ क्या होता है। तो मेघलाकर पर्वत का जो अर्थ होता है ये होता है विशाल पर्वत जो करघनी से आकर आकार की तरह फैले हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कह रहा है कि पर्वत अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ किसे देख रहा है। तो ये देख रहा है ताल को। ठीक है, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई हैं। तो शैलेंद्र ने बनाई है 3 फिल्में। ठीक है, नेक्स्ट है मीरा किस संत की शिष्या मानी जाती है। अब ये जो मीरा है वो किस संत की शिष्या, तो रैदास की।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने वर्ष बड़े थे? तो ये जो बड़े थे 5 साल बड़े थे, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कहा गया है कि मनुष्यता कविता में कवि ने किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ख, दधीची और करण जैसे परोपकारी महान व्यक्तियों का, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है कि डायरी का पन्ना कहानी कब लिखी गई? तो ये लिखी गई थी 26 जनवरी 1933 को। नेक्स्ट है सर हिमालय का नाम हमने झुकने दिया से क्या भाव है? ये हो जाएगा आपका देश के मान सम्मान की रक्षा करना। नेक्स्ट है नत सिर होकर सुख के दिन में क्या आशा है? तो सही जवाब हो जाएगा सुख के दिनों में उसके मन में विनय का भाव बना रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है आपका शेख हयाज किस भाषा में कविता की रचना करते थे? तो ये करते थे सिंधी भाषा में, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वजीर अली का। किसका है? वजीर अली का है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। खंड ख में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर हम देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। उसके बाद है आपका 5 6 7 8, 8 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन हम यहाँ पे 8 प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो पहला सवाल था अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? आइए देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार, लोभ, ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। सच्चे संतों की संगति, सत्य आचरण और आत्मचिंतन से मन शुद्ध रहता है। जब व्यक्ति दूसरों की बुराई को छोड़कर आत्म सुधार करता है तभी उसका स्वभाव निर्मल बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, उदार व्यक्ति वह होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है। वह सुख दुख में सबका साथ देता है, क्षमा और दया का भाव रखता है, उसका व्यवहार विनम्र होता है और वह समाज के हित को अपने हित से ऊपर रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 था बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हमेशा यह पूछते थे कि उसने पढ़ाई की या नहीं। वे पढ़ाई को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। उन्हें डर रहता था कि खेल कूद में लगकर छोटा भाई पढ़ाई से भटक ना जाए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, कह रहा है कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार जनता पर था। आम लोग ही इस जुलूस को संभाल रहे थे। उनमें देशभक्ति का जोश था और वे अपने नेता के लिए किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कहा साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? साल के वृक्ष तेज आंधी और तूफान के कारण भयभीत हो गए थे। तेज हवा के झोंकों से वे हिलने लगे और अपने जड़ों को और मजबूत बनाए रखने के लिए धरती में धंसते हुए प्रतीत हुए। यह प्रकृति के भय का सजीव चित्रण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा गया है कि सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? देखिए, सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने जिस साहस और आत्मसम्मान और निडरता का परिचय दिया वो असाधारण था। कर्नल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कोई साधारण व्यक्ति इतनी निर्भीकता से उत्तर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय देश के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि हमने अपने देश की गरिमा को कभी झुकने नहीं दिया और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? देखिए, इफ़न की दादी अपने पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह वहाँ की यादें, अपनापन और आत्मीयता उन्हें खींचती थी। पीहर उनके बच्चे और सुखद स्मृतियों से जुड़ा था जहाँ वे स्वयं को अधिक सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करती थी। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट अगले सवाल पे, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। एक था अति लघु, उसके बाद आता है लघु। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल था आपका धर्मतल्ले की मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो धर्मतल्ले की मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि वहाँ पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। अचानक पुलिस सख्ती, लाठीचार्ज और भगदड़ के कारण लोग इधर उधर बिखर गए। जुलूस में शामिल लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। व्यवस्था बिगड़ जाने से और पुलिस के दबाव के कारण जुलूस की एकता समाप्त हो गई। वह मोड़ पर पहुँचते ही टूट गई। यह घटना उस समय की दमनकारी शासन व्यवस्था और जनता पर किए गए अत्याचार को दर्शाती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे? देखिए, हरिहर काका
को महंत और भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों का व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ था। दोनों हरिहर काका की संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते थे। ना महंत को हरिहर काका की भावनाओं की चिंता थी और ना भाई को। दोनों ही छल, दबाव और चालाकी का सहारा ले रहे थे। इस कारण हरिहर काका को यह समझ में आ गया कि चाहे धार्मिक व्यक्ति हो या अपना सगा भाई, यदि उसके मन में लालच है तो वह एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। इस अनुभव ने ही हरिहर काका को बहुत दुखी और अकेला बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। देखिए कहा गया है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए, जब एक दिन छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने गुस्से में छोटे भाई को डांटना शुरू कर दिया और पढ़ाई का महत्व समझाने लगे। बड़े भाई साहब का मानना था कि खेल कूद के समय की बर्बादी है और इससे भविष्य खराब हो जाता है। उन्होंने छोटे भाई को अनुशासन और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। हालांकि छोटे भाई का मन ही मन उनकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, फिर भी वो चुपचाप उनकी डांट सुनता रहा। इस घटना से बड़े भाई साहब की कठोर लेकिन जिम्मेदार सोच सामने आती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। देखिए कहा गया शुद्ध आदर्श की तुलना में सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। देखिए, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से इसलिए की गई क्योंकि सोना शुद्ध, मूल्यवान और आकर्षक होता है, लेकिन बहुत कठोर नहीं। केवल आदर्शों पर चलना ही जीवन में कठिन हो सकता है। वहीं व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई क्योंकि तांबा मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी होता है। जीवन में केवल आदर्श नहीं बल्कि व्यवहारिकता की सोच भी आवश्यक है। लेखक यह समझाना चाहता है कि आदर्श और व्यवहारिकता का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। केवल आदर्शवादी होने से काम नहीं चलता, केवल व्यवहारिक होने से नैतिकता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। कहा गया है कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी और फौजी जवान क्यों समझने लगता है। स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी और फौजी जवान इसलिए समझने लगता है क्योंकि परेड के दौरान अनुशासन, वर्दी और आदेश का वातावरण होता है। लेखक को लगता है कि वह देश की सेवा कर रहा है और उसके कार्य का विशेष महत्व है। परेड में कदम ताल, आदेशों का पालन और एकता का भाव उसे गर्व से भर देता है। इस अनुभव ने लेखक के मन में आत्मसम्मान, जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। उसे लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि देश के लिए उपयोगी और सम्मानित व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। देखिए कहा गया है कि वामिरों से मिलने के बाद जट्टा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। यहाँ पर ना ये जट्टा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ततारा है, याद रखिएगा, ततारा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर जट्टा लिखा हुआ होगा वहाँ पे ततारा कर लीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पहले ततारा का जीवन सामान्य उद्देश्यहीन था, लेकिन वामिरों से मिलकर वह प्रेम, संवेदना, जिम्मेदारी से भावना जागृत हुई। वामिरों के साथ संबंध ने उसे जीवन का नया आदर्श दिया। वो अधिक गंभीर, समझदार और भावनात्मक हो गया। वो केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में, सुख दुख के बारे में भी सोचने लगा। इस मुलाकात ने ततारा के व्यक्तित्व को निखार दिया और उसके जीवन को नई दिशा दी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जट्टा है वहाँ पे ततारा कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। शेख अय्याज के पिता अपने भोजन पर काला चींटा रेंगता देख अपना भोजन क्यों उठ खड़े हुए। अपने भोजन से क्यों, मतलब भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हो गए। शेख अय्याज के पिता अपने भोजन पर काला चींटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उनके मन में जीवों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता थी। वे किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना पाप मानते थे। उन्हें लगा कि यदि वे भोजन करेंगे तो चींटा मर सकता है। ये घटना उनके उच्च नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदना को दर्शाता है। वे सादगी, सहानुभूति और जीवन के प्रति सम्मान में विश्वास रखते थे। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से इतना विशेष स्नेह क्यों था। देखिए, पूरे घर में इरफान, याद रखिएगा, पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह इसलिए था क्योंकि दादी उसे सबसे अधिक प्यार और समझ देती थी। दादी इरफान की भावनाओं को समझती थी और उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी। वे उसे कहानियाँ सुनाती, दुलार करती और हर समय उसका पक्ष लेती थी। दादी के साथ इरफान को अपनापन और सुरक्षा का एहसास होता था। इसी कारण इरफान का दादी से गहरा लगाव था और वह उन्हें सबसे अधिक चाहता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। देखिए, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक थी। उस समय समाज में महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी सीमित मानी जाती थी, लेकिन इस जुलूस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे देशभक्ति के नारे लगाती हुई जुलूस में आगे आगे चल रही थी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को मजबूती दे रही थी। महिलाओं का यह साहस
यह दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें नारी शक्ति की भी बड़ी भूमिका थी। स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लेकर कठिनाइयां और डर के बावजूद जुलूस में शामिल रही। इससे जनता का मनोबल और भी बढ़ा। लेखक ने स्त्री समाज की इस भूमिका को दिखाकर ये संदेश दिया है कि जब राष्ट्र का प्रश्न आता है तब स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। कहा गया है कि हरिहर काका के गाँव में यदि मीडिया की पहुँच होती तो उनकी स्थिति क्या होती। देखिए, यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। मीडिया उनके साथ हो रहे अन्याय, शोषण, संपत्ति हड़पने की साजिश को समाज के सामने उजागर कर देता। महंत और भाई के द्वारा किए जा रहे दबाव की सच्चाई लोगों तक पहुंचाती और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता। मीडिया के कारण हरिहर काका को न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती। वे अकेले तथा असहाय महसूस नहीं करते। समाज में उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती और दोषियों पर दबाव बनता। लेखक यह बताना चाहता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी स्थिति कमजोर और शोषित व्यक्ति को आवाज़ देती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में। कहा, अपने विद्यालय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय। आप यहाँ पर विद्यालय का नाम देंगे। वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आवेदन लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मुझे खेलों में विशेष रुचि है और मैं विद्यालय की आगामी वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। मैंने पूर्व भी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद भवदीय। इसके बाद आप अपना नाम, कक्षा 10, दिनांक दे दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। इसमें कहा गया कि यदि बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार को प्रकट कीजिए। देखिए, यदि बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो शायद छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। बड़े भाई की कठोरता के पीछे अनुभव और जिम्मेदारी थी। वे छोटे भाई को अनुशासन और मेहनत का महत्व समझाना चाहता था। उनकी डांट ने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाया, लेकिन उनका व्यवहार कभी कभी कठोर लगता था। लेकिन उसी से छोटे भाई को सही दिशा मिली। यही सही है कि प्रेम और समझ भी आवश्यक है, लेकिन अनुशासन के बिना सफलता पाना कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाई की डांट फटकार ने छोटे भाई की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 51। खेल आपके लिए क्यों जरूरी है तथा ऐसे कौन कौन से नियम अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपत्ति ना हो। खेल हमारे लिए जीवन के, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। खेल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और मस्तिष्क सक्रिय रहता है। खेल से अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। ये तनाव को दूर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अभिभावक की आपत्ति ना हो इसके लिए मैं स्वयं का सही प्रबंधन करूंगा, पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा, सीमित समय तक ही खेलूंगा और अपने स्वास्थ्य व्यवहार पर ध्यान रखूंगा। इससे खेल और पढ़ाई में संतुलन बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 52 में एक कविता था, उसका एक मतलब उसका आपको सारांश लिखना था। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट मॉडल पेपर करवा दिया। इसी तरह आपके लगातार मॉडल पेपर मैं एग्जाम के पहले कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। अगर कोई वीडियो आपके लिए आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।